What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोगों ने शुरू किया था द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई नो आप सब इस पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैं 2 दिन से थोड़ा बीमार था इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। बट अब आज हम लोग इसमें इक्विटी वाला पार्ट यानी ऑनर्स फंड्स वाला पार्ट कवर करेंगे। कल हम लोग इसके अंदर डेट वाला पार्ट कवर करेंगे और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास छोटे छोटे 2 चैप्टर्स और हैं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि बिजनेस स्टडीज आपका इस ही वीक में खत्म हो जाए, संडे तक रह गया तो एक चैप्टर रह जाएगा, वो हम मंडे को खत्म कर लेंगे। राइट, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इसके अंदर आज हम 3 मेन टॉपिक पढ़ेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और इसी के साथ चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। बेटा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिवीजन पढ़ा था कि देखो ऑनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके के फंड्स होते हैं, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स किसको बोलते हैं? जब मालिक लोग खुद पैसा लगाते हैं। जब मालिक लोग खुद पैसा लगाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑनर्स फंड्स। बोरोड फंड्स किसको बोलते हैं? जब हम पैसा बोरो करते हैं। बोरो करने का मतलब हमने किसी से लोन लिया है या हमने किसी से किसी और फॉर्म में पैसा लिया है। तो हम आज ये ऑनर्स फंड्स वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। सारे सोर्स ऑफ फंड्स 2 तरीके से डिवाइड होंगे। आज हम ऑनर्स वाले पढ़ लेंगे, कल हम बोरोड वाले पढ़ लेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनर्स वाले में बच्चे मेनली 3 टॉपिक्स आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और शेयर्स। शेयर्स में क्या आता है? देखो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। तो विल स्टार्ट विद रिटेन्ड अर्निंग्स। सर रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है? देखो नाम में ही लिखा हुआ है रिटेन करी गई अर्निंग्स। रिटेन का मतलब सेव करी गई अर्निंग्स। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब एक फर्म पैसा कमाता है, ठीक है, पैसा कमाने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, जो उसका रेवेन्यू हुआ उसमें से वो खर्चे करता है, एक्सपेंसेस माइनस करता है कि भैया इंटरेस्ट दे दिया, उसके अलावा आपने ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे दिए, जितने भी खर्चे आपके होने हैं ट्रेडिंग P&L में आप वो माइनस करते हो। लास्ट में आपके पास पैसा बचता है नेट प्रॉफिट। राइट, अब नेट प्रॉफिट में से आप लोग क्या करते हो? टैक्स दे देते हो। फिर आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, उस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा मालिक लोगों में। तो कंपनी क्या करती है, सारा का सारा पैसा मालिक लोगों में नहीं बांटती, कुछ पैसा जोड़ लेती है। जैसे आपको फैमिली में जो आपका बिजनेस है उसमें जितना भी प्रॉफिट होता होगा, सारा खर्च थोड़ी ना कर लेते हैं, सारा घर थोड़ी ना ले जाते हैं, कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए जोड़ के भी रखते हैं। तो कंपनी जितना भी अर्निंग फ्यूचर के लिए जोड़ती है और शेयर होल्डर में यानी मालिक लोगों में नहीं बांटती। क्योंकि सपोज 100 रुपए कमाए, 100 में से 80 दे दिए मालिक लोगों में, बांट दिए, 20 बचा लिए, वो 20 क्या होगा? फ्यूचर के लिए यूज करा जाएगा। उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखो क्या लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा गया है वो डिविडेंड की फॉर्म में, बल्कि बिजनेस में रिटेन करा गया है फ्यूचर में यूज करने के लिए। ये एक इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स है। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है बच्चों, कल को कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें बाहर से पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपनी सेविंग्स में से यूज कर लेंगे, इंटरनल फाइनेंसिंग, या फिर इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग्स बोल लो, सेविंग्स बोल लो, इंटरनल फाइनेंसिंग बोल लो, सेल्फ फाइनेंसिंग बोल लो, या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोल लो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। राइट, अब इसके फायदे क्या हैं सर? अगर कंपनी इसको करती है तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स है। परमानेंट सोर्स का मतलब ये टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं लिया गया है, ये परमानेंट है। आपका पैसा आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो, आपके पास ही रहने वाला है। दूसरा फायदा क्या है बच्चों? इट डजेंट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। सर व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? देखो अगर हम बैंक से लोन लेते तो हमें उसके साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता, किसी मनी लेंडर से लेते उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता, पब्लिक से लोन लेते उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो हम कहीं से भी पैसा अरेंज करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमारा खुद का ही पैसा है, इसके लिए किसको क्या पे करना है? कुछ भी पे नहीं करना। तो इसके अंदर बच्चा किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। तीसरा, फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। क्योंकि पैसा आप ही का है,
आपने बिजनेस के अंदर से ही जनरेट करा है, तो आप इसको जहां चाहो जब चाहो यूज कर सकते हो, आपको फ्रीडम है ना। जैसे आप लोन लेने के लिए जाओगे तो वो पूछेंगे पर्पस क्या है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, किस लिए चाहिए भाई बताओ, तो वहां आपको पैसा वहीं यूज करना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑपरेशनल फ्रीडम है, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो। इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। जिसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जिसके पास सेविंग्स होती हैं, वो काफी सेफ बिजनेस होता है और वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को आराम से झेल सकता है। सही बात है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो बच्चों, शेयर्स क्या है, कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी होती है, उसको शेयर्स बोलते हैं। अब आप किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट से जाके खरीद सकते हो। वो शेयर महंगा या सस्ता होता रहता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड। जिस चीज की ज्यादा डिमांड वो उतना ही महंगा, जिस चीज की कम डिमांड वो उतना ही सस्ता। अब होता क्या है बच्चों, जिस कंपनी के पास सेविंग्स होती हैं, क्या वो सेफर कंपनीज हैं एज कंपेयर टू जिनके पास नहीं है। कल को कोई लॉस हो गया तो कहां से झेलेंगे, अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स है तो आप यहां से आराम से लॉस को कवर कर लोगे। तो ऐसी कंपनीज जिनके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, सेविंग्स होती हैं, इनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है। रेपुटेशन अच्छी होती है तो डिमांड भी अच्छी होती है, इस वजह से इनका शेयर प्राइस हाई रहता है, शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, अर्निंग ज्यादा होती है। समझ रहे हो। और जिन कंपनी के पास नहीं होता उनको नुकसान रहता है। सही है। तो 5 मेरिट्स हैं, कोई भी 3 से 4 आप याद रख सकते हो। लिमिटेशन क्या है बच्चों इसका, नंबर 1, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। अनसर्टेन का मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट भी अनसर्टेन है। प्रॉफिट होगा तभी तो सेव करोगे। हमने सोचा था कि यार अगले साल प्रॉफिट होगा, इतना पैसा बचा लेंगे, वहां लगा लेंगे, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे। तो बहुत अनसर्टेन होता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, तो आप इस पर 100% रिलाय नहीं कर सकते। दूसरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो बैक कर लेते हो, एक्सेसिव का मतलब जरूरत से ज्यादा फ्लो बैक कर लेते हो, नीड से ज्यादा आप ये पैसा विड्रॉ कर लेते हो या सेव कर लेते हो, तो कई बार शेयर होल्डर नाराज हो जाता है। अब 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 तुमने सेव कर लिया, शेयर होल्डर बोलेगा यार हमारे हाथ में क्या आया, 10 रुपए वो भी सब में बटे, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो कई बार एक्सेसिव फ्लोइंग बैक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर देती है, किसके मन में, शेयर होल्डर के मन में, क्योंकि उसको अब डिविडेंड इतना नहीं मिलेगा। तो ये था बच्चों हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, पूरा मैंने आपको मेरिट्स भी पढ़ाए, लिमिटेशंस भी पढ़ाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अब इसके बाद शेयर्स के ऊपर। अब आ गए बेटा हम लोग शेयर्स के ऊपर। शेयर्स के लिए मुझे नोट की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको लिख के सारी चीजें समझाता हूं। देखो एज्यूम कर लो कि ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को ग्रो करना है और ब्रांचेस खोलनी है, एम्प्लॉइज चाहिए, बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए इसको पैसा चाहिए। अब पैसा लेने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है चिंटू, एक है चिंटी। चिंटी ने बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगी, मैं आपको पैसा दे दूंगी, मुझे आपको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो दूंगी आपको लोन। लोन से क्या होगा कि एक तो आपको फिक्स टाइम पीरियड में वापस करना पड़ेगा, आपको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितना भी आप एग्रीमेंट बनाओगे आपको वापस करना पड़ेगा। और चिंटी क्या बनेगी, आपकी क्रेडिटर बनेगी। क्रेडिटर का मतलब है कि हमने आपसे लोन लिया और आपको एक फिक्स टाइम के बाद वापस कर देंगे। उसके साथ साथ इस लोन पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। ये बोरोड है, हमने बोरो करा, राइट। और इस तरीके से पब्लिक से जब लोन लेती है कंपनी तो इसको बोलते हैं डिबेंचर, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब कंपनी ने बोला यार ये एक फिक्स्ड बर्डन हो गया, लोन पे इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा और लोन एक फिक्स टाइम पे चुकाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा फिक्स बर्डन है, थोड़ा सा फंस जाएंगे। वहीं पे कंपनी ने अप्रोच करा चिंटू को और चिंटू को बोला आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, आपको हम ऑनर बनाएंगे। ऑनर का मतलब मालिक बनाएंगे। देखो चिंटी बन रही थी क्रेडिटर, जिससे कर्जा लिया हुआ है। चिंटू को बोल रहे हैं कि आपसे कर्जा नहीं ले रहे, आपका पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में और आपको मालिक बना रहे हैं। जब जब बिजनेस पैसा कमाएगा आपको इस पे प्रॉफिट मिलेगा, आपको इस पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी में चिंटू को हिस्सा मिल रहा है, मालिक बन रहा है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं हम शेयर। शेयर का मतलब भी तो हिस्सा होता है ना। तो जब भी कोई इंडिविजुअल बाहर से आता है, किसी बिजनेस में पैसा लगाता है और उस बिजनेस का मालिक बनता है, तो उस हिस्से को बोला जाता है शेयर। वो इंसान को बोला जाता है शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर को क्या फायदा है कि अब जितना भी कंपनी पैसा कमाएगी, जितने का उसके पास शेयर है, प्रोपोर्शनेटली उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। सपोज मैंने कोई रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो आज से मैं रिलायंस का मालिक हूं। अब सपोज रिलायंस 5,000 करोड़ की कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मैंने जितने के शेयर्स खरीदे उससे मैं 0.5% बना, तो जितने भी प्रॉफिट होंगे ना उसका 0.5% मुझे मिल जाएगा। समझ गए? तो शेयर में क्या होता है, शेयर में आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये पैसा आपको तभी वापस मिलता है जब कंपनी बंद होगी। देखो बिजनेस से पैसा तो तभी निकलेगा ना जब कंपनी बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, बीच में अगर आप चाहो तो आप अपना शेयर किसी और को बेच सकते हो, कंपनी से पैसा वापस नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर चेंज होता रहता है। मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने शेयर खरीदा था 1,000 का, आज 1,200 का हो गया, मैंने 1,200 का किसी और को बेच दिया, उसने फर्दर 1,500 का किसी और को बेच दिया, उसने फर्दर 1,600 का किसी और को बेच दिया। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे शेयर का प्राइस बड़ा होता रहता है, लोग उसको बेचते रहते हैं, एग्जिट करते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, चलता रहता है ऐसे ही। समझ गए? तो देखो क्या है हमारे पास, आओ आपको दिखाता हूं सारी चीजें। इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म के लिए होता है बच्चों। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप शेयर खरीदोगे तो आप मालिक बनोगे। अभी आप इक्विटी पे ध्यान मत देना, मैं इक्विटी और प्रेफरेंस अभी आपको बताऊंगा। शेयर मान लो आप फिलहाल। शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स डिविडेंड, चलो यहां पे लिख ही गया है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखो जो हमारे पास शेयर्स हैं बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। सर दोनों में क्या फर्क है? देखो दोनों ही मालिक बनते हैं, दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा, दोनों को ही आपका लगभग ओनरशिप राइट्स हैं। सही है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि प्रॉफिट होगा तो पहले आपको मिलेगा, तभी तो इनका नाम प्रेफरेंस है कि पहले आपको मिलेगा बाद में इनको देंगे, तो फिक्स्ड डिविडेंड इनको मिलता है। उसके बाद जब भी कैपिटल का रीपेमेंट होगा, जितना आपने पैसा लगाया हुआ है उस कैपिटल का रीपेमेंट भी पहले इनको होगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले इनका रीपेमेंट होगा। बस ये ध्यान रखना कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनके पास किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, वोटिंग राइट्स होंगे इनके पास। दूसरा, इनका जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। इनका तो फिक्स्ड होता है ना, इनका फिक्स्ड नहीं है, इनका फ्लक्चुएटिंग होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सर तो ज्यादातर लोग कौन से शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं? देखो जिसको रिस्क नहीं लेना, वो चाहता है कि मुझे फिक्स्ड मिलता रहे, वो प्रेफरेंस लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग इक्विटी लेते हैं क्योंकि भैया कंपनी बहुत पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उस रिस्पेक्ट में हमें डिविडेंड भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना, तो ज्यादातर लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। वोटिंग राइट्स भी इनको होते हैं। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं होते? नहीं होते। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है जो प्रेफरेंस से रिलेटेड है, इनको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, तो इन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर इनको कुछ टाइम से डिविडेंड नहीं दिया जा रहा तो भी इनको ऑटोमेटिकली वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब देखो इक्विटी में क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड, उनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स। ज्यादा अर्निंग्स होंगी तो ज्यादा पैसा, कम होगी तो कम पैसा। दे आर द रेजिडुअल ऑनर्स ऑफ द कंपनी, इनको रेजिडुअल ऑनर्स बोला जाता है क्योंकि सबसे लास्ट में पैसा इनको मिलता है। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी, जितना जितना इन्होंने पैसा लगाया है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना जितना इन्होंने पैसा लगाया है उतनी ही इनकी लायबिलिटी होती है ना। ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। अलग अलग जो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, वहां हमने देखा था कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, राइट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू वोटिंग राइट्स। डन सर। सर क्या मेरिट्स होंगे, किस तरीके से इक्विटी का काम होगा? देखो, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क्स। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपको इसमें हाई प्रॉफिट्स होने वाले हैं। तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको सबसे बड़ा मेरिट यही है कि आप इक्विटी शेयर खरीद लो। दूसरा, पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर इट डजंट क्रिएट एनी बर्डन ऑन द कंपनी। जो डिविडेंड का पेमेंट है वो इंटरेस्ट के जैसा नहीं होता कि आपको देना ही देना है।
तो सबसे बड़ा फायदा शेयर से ये है, सबसे बड़ा मेरिट ये है कि कंपनी के ऊपर कोई भी फिक्स्ड बर्डन नहीं है कि भैया देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। तीसरा क्या लिखा हुआ है, इक्विटी कैपिटल सर्व्स एज अ परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल है, एक बार पैसा लग गया तो अब आपको रीपे कब करना है, जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, तो परमानेंट है। रिटेन्ड अर्निंग्स अनसर्टेन था, है ना, ये परमानेंट है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। अगर किसी कंपनी ने बच्चों शेयर्स इशू करे होते हैं ना, तो कल को अगर कंपनी लोन लेने के लिए भी जाती है तो उसके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। सर कंपैरेटिवली क्यों इजी होता है, इसीलिए इजी होता है क्योंकि सामने वाला बैंक या जिससे भी लोन ले रहे हैं उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि पब्लिक ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो कुछ तो बात होगी ना कंपनी में, तभी तो पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ है, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इसके अंदर। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब वन मैन वन वोट, एक पर्टिकुलर इंसान का एक वोट है, सब कुछ वोटिंग राइट से होता है, सारे डिसीजन वोटिंग से होते हैं, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे प्रिवेल करती है। तो किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ धोखा हो गया, कुछ हो गया, सब कुछ वोटिंग राइट से होता है। तो ये सारे मेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स के। सर इसके ड्रॉबैक्स आओ। नंबर 1, जिन इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम चाहिए उनको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इनकम फिक्स्ड नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद इन पे रिलाई कर रहे हो कि भैया फिक्स्ड आता रहेगा मंथली, कोई भरोसा नहीं है, ये इसका डीमेरिट है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज जनरली मोर एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो ना बेटा, तो इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। सर कैसे खर्चे, पेपर वर्क बहुत है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत है, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज बहुत लेता है, सेबी के चार्जेस होते हैं, मल्टीपल चार्जेस होते हैं बच्चों शेयर्स इशू करने में, तो बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है, इतना आसान नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीजर मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा होती है, ये भी एक ड्रॉबैक है। और जब आप नए शेयर इशू करते हो तो पुराने वाले का राइट कम हो जाता है। सर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले 10 लोगों को मालिक बनाया हुआ था, अब हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने 10 को और मालिक बनाया। तो पहले तो डिसीजन मेकिंग वो 10 करते थे, अभी डिसीजन मेकिंग 20 लोग करेंगे। तो वोटिंग राइट्स की मदद से 20 के 20 लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में। तो फिर अगर पहले वाले 10 को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो अब दूसरे वालों से भी पूछना पड़ेगा, है ना, अच्छी लग रही है तो भी पूछना पड़ेगा। तो अधिकार बट गया है, अब पहले सब कुछ कंट्रोल उनका था। तो जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं तो इट डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। डाइल्यूट्स का मतलब डिवाइड हो जाती है, और उससे क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है यार हमारा कंट्रोल कम हो गया, है ना। ये भी इसका एक डीमेरिट है, एक लिमिटेशन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम प्रेफरेंस पे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। अब देखो प्रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अगर कंपनी ने कोई पैसा रेज करा है प्रेफरेंस शेयर से तो उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है किन चीजों में, नंबर 1 फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। नंबर 2 कैपिटल का जो रीपेमेंट होगा वो भी पहले इनका होगा क्रेडिटर्स के बाद। देखो सबसे पहले तो आउटसाइडर्स का होता है, जो लोन वोन चुकाना है पहले वो चुकाया जाएगा, फिर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा। ओके, इसके मेरिट्स देखो, जो इक्विटी के डीमेरिट्स से वो इसके मेरिट है। सबसे पहले फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा इसके अंदर, है ना, स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 2 ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको कम रिस्क लेना है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, कम हुआ तो कम, इसमें फिक्स्ड मिलेगा। उसके बाद सर फिक्स्ड का मतलब ये है क्या प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी मिलेगा? नहीं बेटा, मिलेगा तभी अगर प्रॉफिट होगा, लेकिन पहले इनको मिलेगा, इसीलिए कंपैरेटिवली रिस्क कम है, ठीक है। इट डजंट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इक्विटी के कंट्रोल को इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता मैनेजमेंट में, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते, राइट। तो ये आपके कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करता, तो ये भी एक मेरिट है। अगला, प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने इनको डिविडेंड नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि आपके एसेट्स बिक जाएंगे या आपका कुछ हो जाएगा, तो ये कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है या लोन पे ब्याज है, देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो, नहीं दोगे तो आपके एसेट बेचो लेकिन दो, इसमें ऐसा नहीं है, पैसा होगा तो ही देना है, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती है? नॉट सुटेबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। जो रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है। प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है, ऑफ कोर्स मालिक तो बनेंगे ही ना,
चाहे इनको वोटिंग राइट्स नहीं हो, लेकिन मालिक तो बनेंगे ही ना। यानी जब भी कंपनी बंद होगी, कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह बिकेंगे, तो वो जो भी पैसा आएगा बटेगा सब में। तो पहले इनको भी मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा। तो इक्विटी का थोड़ा सा पावर डाइल्यूट करते हैं ये लोग। उसके बाद डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, दस देयर इज नो टैक्स सेविंग्स। हाँ, ये मैं आपको बच्चे डिबेंचर के साथ समझाऊंगा। फिलहाल ये मान लो या बता ही देता हूं। देखो जो डिबेंचर है, डिबेंचर का मतलब आपने लोन लिया तो उस पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होगा, जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना है ना। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर नेट प्रॉफिट, उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो जितना आपने लोन लिया है उतना उस पर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट आपका खर्चा है तो इनकम कम होगी, तो इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अगर आपने शेयर से पैसा रेज किया हुआ है तो जो डिविडेंड देना है, डिविडेंड इज नॉट अ खर्चा, डिविडेंड खर्चा नहीं है, डिविडेंड तो प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू में से जैसे इंटरेस्ट माइनस हो जाता था, प्रॉफिट आता था, फिर उस पर इनकम टैक्स देना होता था, तो टैक्स बच जाता था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिविडेंड एक खर्चा है ही नहीं। सर थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आओ, ये मानो बच्चों कि ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। ये मान लो कि आपकी जो टोटल इनकम्स है वो 100 रुपए की हुई है, सही है। और अब आपको क्या देना है, 30% टैक्स देना है। अब मैं दो केस मान लेता हूं। सबसे पहला केस क्या है कि आपने डिबेंचर इशू करे हुए जिन पे आपको 50 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है, और आपने शेयर इशू करे हुए जिन पे आपको डिविडेंड पे करना है। ओके, अब जो इंटरेस्ट है ना बच्चों, ये एक खर्चा है तो ये यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट। कितना आ गया, 50 का खर्चा आ गया। तो टू प्रॉफिट कितना हुआ, 50 का प्रॉफिट हो गया। अब जो आप टैक्स दोगे वो इस 50 पे दोगे, तो 50 का 30%, 15 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा, 15 रुपीज का आपको टैक्स देना पड़ेगा, सही है। अगर वहीं पे मैं बोलूं कि डिबेंचर मैंने इशू नहीं करे, मैंने तो शेयर इशू करे हैं। अगर शेयर इशू करे हैं ना बेटा, तो डिविडेंड एक खर्चा नहीं है, यानी यहां पे खर्चा बुक नहीं होगा। डिविडेंड कुछ नहीं है तो यहां पे खर्चा नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा 100। तो टैक्स कितना बनेगा, 100 का 30%, यानी कि 30 रुपीज। तो देखो पिछली बार आपको टैक्स देना पड़ा था 15 रुपए, अभी टैक्स देना पड़ा 30 रुपए। अब आपके पास 100 में से 30 का टैक्स दिया, कितने बचे, 70 बचे। अब ये बटेगा डिविडेंड की फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि जो डिविडेंड है वो आपका टैक्स नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता, क्योंकि वो खर्चा है ही नहीं भाई। डिविडेंड तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आपने लोन वोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स बचाता है। समझ गए। तो देखो क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, तो कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कई बार ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है अगर आप ये इशू करते हो कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इट इज बेटर कि आप डिबेंचर इशू कर लो यार, टैक्स भी बचेगा, इंटरेस्ट भी कम देना है, इस पे डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी एक लिमिटेशन है। ओके, ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। प्रेफरेंस शेयर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, डन सर डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में? फेस वैल्यू बच्चों इक्विटी शेयर का कम होता है, प्रेफरेंस शेयर का ज्यादा होता है जनरली, क्योंकि उस पर ज्यादा बेसिकली प्रेफरेंसेस हैं, राइट। सबसे पहले तो मीनिंग लिख देना। प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको प्रेफरेंस मिलता है दो जगह, सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस नहीं है, ऐसा लिख देना। फिर फेस वैल्यू हो गया रिस्क किसमें है, इक्विटी में ज्यादा है, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा, उसमें कम है। डिविडेंड इक्विटी को कोई फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट है, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। रिफंड ऑफ कैपिटल पहले इनका होगा बाद में इनका होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले इनको मिलेगा बाद में इनको मिलेगा। वोटिंग राइट्स इनको होते हैं, इनको नहीं होते। इनको तभी होंगे अगर डायरेक्टली कोई डिसीजन इनको इंपैक्ट कर रहा है या फिर इनको कई सालों से डिविडेंड नहीं मिला है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल लिख लेना। आपके एग्जाम में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस जरूर आएगा,
ठीक है, चलो सर लास्ट टॉपिक होता है कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों 3 तरीके के हैं, वैसे तो 6 हो गए लेकिन 3 है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सबसे पहले कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल देख लो। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको कन्वर्टेबल बोलते हैं, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। तो सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम कन्वर्टेबल बोलते हैं। नॉन कन्वर्टेबल आर सच दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सही है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, अगर साल के बीच में आपको कोई एडिशनल प्रॉफिट हो गया, जो फिक्स्ड मिल रहा है चलो वो तो मिल ही रहा है, साल के बीच में कोई एडिशनल प्रॉफिट हो गया तो उस एडिशनल प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, जो नहीं कर सकते उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। मतलब कुछ होते हैं जिनको बस साल के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा उस पर फिक्स्ड मिलेगा और कुछ नहीं, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग है जो साल के बीच में कोई भी प्रॉफिट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, वो पार्टिसिपेटिंग है। प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर सरप्लस ऑफ अ कंपनी which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares are called participating preference shares. Non-participating are such which do not enjoy such rights of participation in the profits of the company. कोई भी profits, extra, additional profits जो participate कर पाएंगे वो participating, नहीं कर पाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा, ये आप एज इट इज लिख के आ सकते हो। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, अब देखो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि डिविडेंड मिल रहा है 2014, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे डिविडेंड मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ नहीं मिल पाया, यहाँ नहीं मिल पाया, यहाँ पे मिला, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें इन 2 साल के भी यहाँ पे ऐड होके मिलेंगे कि चलो भैया यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ था कोई बात नहीं, 2018 में तो खूब प्रॉफिट हुआ, इसका भी दे दो, इसका भी दे दो, ऐड करके दे दो, तो जिनमें ऐड करके मिल जाएगा उनको बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उनको क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिनमें ऐड करके नहीं मिलेगा उनको बोलेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनमें प्रॉफिट्स ऐड करके मिल जाता है, डिविडेंड पिछला वाला भी, वो क्यूमुलेटिव है। जिसमें ऐड करके नहीं मिलेगा वो नॉन क्यूमुलेटिव है। देखो सर, the preference shares which enjoy the right to accumulate unpaid dividend in the future year, unpaid जो रह गया था फ्यूचर ईयर में ऐड होकर मिल जाएगा, उनको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से हैं? इन विच डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड, जिनमें एक्यूमुलेट नहीं होता उसको हम नॉन एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव भी हो गया, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो गया। इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स में हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, दिस इज डन। इसी के साथ बच्चों हमारा ऑनर्स फंड्स वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। बोरोड फंड्स वाला टॉपिक और बचा, कल कराता हूँ, उसको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, राइट। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।